वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है। नेशन टू नोट्स के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। ये न्यूज़ क्या है, इस न्यूज़ का रिलेवेंस आपके एग्ज़ाम से कैसे है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स इसमें नोट करने चाहिए और किस तरीके से इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स पे हो सकता है और उससे भी बड़ा आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पे हो सकता है। देखिए, न्यूज़ ये है कि कल यानी संडे को हमारे पीएम जो हैं वो एक पब्लिक मीटिंग या फिर पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने पब्लिक से एक रिक्वेस्ट की, या फिर यूं कहें कि पब्लिक से कहीं ना कहीं ये उम्मीद की कि जैसा मैं कह रहा हूं आप मानिएगा। अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो कोई ऐसा कानून नहीं है, बट अगर आप मानते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक अपील कहीं ना कहीं इन्होंने की। क्या अपील है और इस अपील का हमारे एग्जाम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस अपील का हमारी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ये हैदराबाद में संडे को एक मीटिंग में थे और इन्होंने लोगों से जो फ्यूल यूजेस हैं उसे कट करने को एक रिक्वेस्ट की, अपील की, अर्ज किया कि आप जो फ्यूल का कंजम्पशन कर रहे हैं बेसिकली इसे थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, केवल फ्यूल के कंजम्पशन की बात नहीं की, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें कहीं, जैसे आप गोल्ड परचेज करते हैं तो इसको साल भर के लिए होल्ड पे रख दीजिए। मतलब अगर मैं बहुत डायरेक्टली कहूँ तो एक ऐसी अपील है कि साल भर के लिए अगर आप गोल्ड नहीं परचेज करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। अब अगर गोल्ड परचेज हम करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है। हमें नहीं, मतलब जो हमारा देश है, हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड को, और गोल्ड को जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। जब डॉलर बाहर जाता है तो बट ऑब्वियस है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसमें कमी आती है। तो शायद इस पॉइंट को एड्रेस करते हुए पीएम ने ऐसा कहा कि अगर आप गोल्ड को खरीदना अभी अवॉइड करेंगे तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा। लेकिन हो सकता है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी देखने को मिले कि अगर आप गोल्ड नहीं खरीदो तो जो इंडस्ट्री है उसमें जो इतने वर्कर्स हैं, शायद उनके एम्प्लॉयमेंट पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क देखने को मिल सकता है। खैर, देखते हैं क्या क्या चीज़ें पीएम ने कही, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अर्ज की, क्या क्या अपील उन्होंने लोगों के सामने की। वन बाय वन पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो इन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यूज़ करें ज़्यादा, कार पुलिंग करें, मेट्रो से जाएं, जितना हो सके इंडिविजुअल कार्स को अवॉइड करें। और इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पेट्रोलियम यानी फ्यूल। हमें फ्यूल बचाना है। और ये तो एक बहुत ही वैलिड सा पॉइंट लगता है, क्योंकि अभी आप कुछ दिन पहले से और एट प्रेजेंट भी आप देख ही रहे हैं कि मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की क्या सिचुएशन है। पेट्रोलियम या फिर अगर मैं कहूँ क्रूड ऑयल, इसके जो प्राइजेस हैं उसमें क्या दिक्कत है, ये सब आप देख ही रहे हैं। तो एक पॉइंट ये है कि आप फ्यूल बचाएं, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा कार पुलिंग करें। इसके अलावा इन्होंने एक और अपील की, इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करें। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन आप प्रायोरिटी दें इसे कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग का जो फ्यूल लगता है वो बचेगा, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अपील किया गया है। वर्क फ्रॉम होम के अलावा जो सबसे लोगों को इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ लग रही है, जो पैनिक भी कर रही है लोगों को, नॉन एसेंशियल गोल्ड बाइंग रोक दीजिए एक साल के लिए। मतलब साल भर के लिए आप अननेसेसरी गोल्ड मत खरीदिए। जिनकी अभी शादी होने वाली है या जिनके घर में कोई फंक्शन है, वो लोग इस न्यूज़ को बड़ा ही कौतूहल से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, होगा क्या। इसके अलावा अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग है, फॉरेन ट्रैवलिंग, उसको भी रोकने के लिए एक अपील की है। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं है कि आप रुक जाएं या फिर आप इस चीज़ को माने कि भाई हमें फॉरेन ट्रिप्स करनी है नहीं करनी, बट गवर्नमेंट अपील कर सकती है इस चीज़ को लेकर। और एज अ सिटीजन फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप
इसे किस सेंस में लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे बड़ा जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक टर्म है या फिर सबसे बड़ा जो पिन पॉइंट है देखने को, कि ऐसा कहा क्यों। ये जो स्टेटमेंट इनका आया, इसके पीछे रीजंस क्या है। देखिए पीएम है देश के, कोई भी स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो बिना लॉजिक के तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ रीजन होगा। देखते हैं क्या रीजन है। द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स इंडियंस या इंडियाज ग्रोइंग कंसर्न ओवर। किस चीज को लेकर कंसर्न है सर? मुद्दा क्या है, कंसर्न किस चीज को लेकर है, इस पे बात करते हैं। सुनिए, ग्लोबल ऑयल मार्केट इंस्टेबिलिटी। ऑब्वियस हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है उसमें बड़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ईरान है, इसराइल है, फिर बीच में बाकी देश भी हैं, बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यूएसए तो ऑब्वियसली है ही है। वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो जो मिडल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है वहाँ जियोपॉलिटिकल बड़ी टेंशन देखने को मिल रही है। प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। अभी आप सबको पता है कि हम क्रूड ऑयल जब परचेस करते हैं तो इसका पेमेंट डॉलर में करना होता है, ये पहले से तय है। अब हमारे पास कितने डॉलर हैं, और जब बहुत ज़्यादा डॉलर में पेमेंट होता है तो रुपी की वैल्यू जो होती है वो गिरती है। आजकल आप सुन रहे हैं कि रुपी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली गिर रही है, शायद 94 या 95 के अप्रोक्स अभी 95 रुपीज़ का एक डॉलर देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे किसी कंट्री के, या फिर हम हमारी ही कंट्री की बात करें, जैसे जैसे हमारी कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे रुपी की वैल्यू भी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छा ऑब्वियस एक मैकेनिज्म है। महंगाई होगी, सप्लाई चेन में दिक्कत होगी, इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी। इंडिया अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा पार्ट इंपोर्ट करता है, और इसी वजह से हमारा जो डेफिशिट है, जो करंट डेफिशिट है, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स की बात हुई। ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज दिस इशू इंपॉर्टेंट? अब देखिएगा, इंडिया जो भी ऑयल कंज्यूम करता है, या फिर वर्ल्ड वाइड जो भी ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, मार्क माय वर्ड्स, इंपोर्ट किया जाता है, उसमें इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहे लोग, इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बाहर से। चाइना इज ऑन द फर्स्ट पोजीशन, सबसे ज्यादा ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूएस से इंपोर्ट करता है, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। पोजीशंस कभी चेंज होती रहती हैं, कभी चाइना ऊपर, कभी यूएस से ऊपर चला जाता है, ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती हैं डिमांड्स के बेसिस पे। बट अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट में थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है इन द वर्ल्ड, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट एलएनजी इंपोर्टर है। ये अगर आप देखें तो जो ब्लू लाइन है वो यूएसए को शो कर रही है, ब्लू लाइन इस वक्त सेकंड पॉइंट पे है। रेड जो है वो चाइना को शो करती है, देखिए रेड सबसे टॉप पे है, येलो जो है वो इंडिया के लिए है। इंडिया इज ऑन द थर्ड पोजीशन वर्ल्ड वाइड। आप सोच के देखिए, हम इतना इंपोर्ट करते हैं, और हमारे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे। और जब क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाएगा, या फिर डिपेंडेंसी जब इस पे बढ़ती जाएगी, तो हमें पेमेंट डॉलर में करना होगा, जो कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन जाता है। अप्रॉक्स 85 टू 88% क्रूड ऑयल हम बाहर से लेते हैं। नियरली 50% ऑफ नेचुरल गैस डिमांड जो है वो भी इंपोर्ट से ही हमारी पूरी होती है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है बड़ी इंपॉर्टेंट सी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टर्म को जरूर नोट करना, ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल आपके लिए। इंडियन बास्केट क्रूड, या फिर आप इसको इंडियन क्रूड बास्केट भी कह सकते हैं, या फिर क्रूड बास्केट ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा मतलब ये है कि एक साल के स्पैन में हम जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो है, मतलब इन द स्पैन ऑफ अ ईयर हम क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं उसकी जब प्राइसिंग को वेटेड एवरेज के हिसाब से देखते हैं, तो दैट इज नोन एज इंडियन बास्केट क्रूड, या फिर इंडियन क्रूड बास्केट। क्लियर है?
अच्छा, इसे पब्लिश कौन करता है, ये थोड़ा सा पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पब्लिश्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, PPAC, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। हम बेसिकली किन किन देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत से देश हैं, मल्टीपल कंट्रीज हैं, जिनमें रशिया है, इराक है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। बेसिकली हम यहाँ से हमारा जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट करते हैं। व्हेन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज, जब इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती हैं, तो हमारा फॉरेन रिजर्व इम्पैक्ट होता है। आप सभी को पता है इस वक्त एक बड़ी टेंशन मिडल ईस्ट में देखने को मिल रही है, और मिडल ईस्ट की इस टेंशन की वजह से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट अच्छा खासा डिस्टर्ब हो। देखिएगा, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, पेट्रोल डीजल से, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, और फिर एक ये साइकिल बन जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ती है, जो हमारे एफएमसीजी हैं इनकी कॉस्ट बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमारी पॉकेट पे ही पड़ता है। मतलब एक तरीके से महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन राइज करता है, रुपी कमजोर होता है। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो देखूं तो रुपी क्रैशेस 139 पैसे टू 94.90 अगेंस्ट यूएस डॉलर इन अर्ली ट्रेड। क्लियर है, 94.90 का एक यूएस डॉलर आपको मिल रहा है। रीजन, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता है, और कॉमन सिटीजन फेसेस हायर लिविंग कॉस्ट, हमें ज्यादा पेमेंट, मतलब ज्यादा खर्चा हमें करना पड़ता है। खर्चा तो वही है लेकिन ज्यादा महंगा हो जाता है। इमीडिएट ट्रिगर बिहाइंड द अपील, ये जो अपील की है हमारे पीएम ने, इस अपील के पीछे जो इमीडिएट ट्रिगर्स है वो क्या है। एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट्स, एक होते हैं एक शॉर्ट टर्म पॉइंट्स, की ऐसी कौन सी चीज है जो ये अपील करने के लिए मजबूर करती है। इमीडिएट ट्रिगर्स क्या है, राइजिंग इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली है। फियर्स ऑफ ऑयल सप्लाई डिसरप्शन, ऑयल सप्लाई में दिक्कत हो सकती है, और हम बहुत बार ये न्यूज़ भी देख रहे हैं कि गैस जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, सप्लाई चेन हमारा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। अनसर्टेनिटी अराउंड मैरिटाइम ट्रेड रूट्स, जो मैरिटाइम ट्रेड रूट्स हैं वहाँ अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल वॉलेटिलिटी, द मोस्ट क्रिटिकल चेक पॉइंट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। और ये तो देखिएगा, इस बार तो मैं ये मान कर चलता हूँ कि ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो इतना ज़्यादा डिस्कशंस में रहा है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ऑब्वियस है आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज हमने बहुत पहले चर्चा भी की इस मुद्दे पे, किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की वजह से जो कंटेनर्स हैं, चाहे क्रूड ऑयल हो चाहे गैस हो, जो भी हो, उनको बड़ी दिक्कत हो रही। तो देखिए, वाई इज हार्मोज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है हार्मोज इतना, और इस बार आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्मोज। सबसे पहले तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये गल्फ ऑफ ओमन है, ये गल्फ ऑफ पर्शिया है, यहाँ अगर आप देखें ईरान है, ये यूएई है, ये ओमन है, यहाँ पे कतर है, बहरीन है, कुवैत है, और ये जो हिस्सा है, दिस पॉइंट, ये ईरान के कंट्रोल में है बेसिकली। एंड ईरान इज सेइंग कि मैं यहाँ से जो कंटेनर्स हैं उन्हें पास होने नहीं दूंगा। मतलब यहाँ से जो कंटेनर्स जाते हैं उनको एक तरीके से चौक कर रखा है ईरान ने इस स्ट्रेट की वजह से। स्ट्रेट को हिंदी में जलडमरू मध्य कहा जाता है, ठीक है। अराउंड 20% ऑफ ग्लोबल पेट्रोलियम ट्रेड पासेस थ्रू इट, लगभग 20% बड़ा एक मार्जिन है। मेजर एक्सपोर्टर्स यूजिंग दिस रूट, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत एंड ईरान। अब भाई यहाँ से ही तो भेजेंगे, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इराक वगैरह ये सब
ये यहीं से ही भेजते हैं, तो यहाँ एक बड़ा चौक पॉइंट बना रखा है। शिपिंग इंश्योरेंस कोस्ट बढ़ता है, ऑब्वियसली जो शिपिंग का इंश्योरेंस कोस्ट है वो बढ़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और सप्लाई में भी दिक्कत देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ हम कुछ और ऐसे चेक पॉइंट्स नहीं सॉरी चौक पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। मेजर चौक पॉइंट्स कौन से? देखिए, चौक पॉइंट्स और इंपॉर्टेंस। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो हमने अभी देखा, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बब अल मंदीब, यूरोप एशिया ट्रेड होता है यहाँ से। सुएज कनाल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैरीटाइम शॉर्टकट है बेसिकली ये सुएज कनाल, वैसे भी बहुत न्यूज में हाईलाइट रहता है। मलक्का स्ट्रेट इंडिया चाइना ट्रेड रूट है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स के नाम आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं मेजर चौक पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए, ये पनामा कैनाल है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये इंडिया है। ये बे ऑफ बंगाल है बेसिकली, और ये चाइना है इधर। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये सुएज कैनाल है, ये बब एल मंदीब स्ट्रेट है। तो इस तरीके से आपको वर्ल्ड वाइड ये चौक पॉइंट्स, ये स्ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आंसर राइटिंग हो सकती है, इनके इंपॉर्टेंस को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। अब इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया ये जितनी भी चीज़ें हो रही है इस वजह से इंडिया क्या फेस कर सकता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी अपील क्यों की, तो थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है करंट अकाउंट डेफिशिट होता है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, हम जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारा जो घाटा है, डेफिशिट है, वो बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे डेफिशिट बढ़ेगा तो हमारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, बैलेंस नहीं बैठेगा, कई चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल ग्लोबल माफ कीजिएगा गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपने देखा होगा गोल्ड की भी चर्चा की है पीएम ने, उन्होंने कहा कि साल भर आप गोल्ड मत खरीदिए। These are major contributors to CAD. And what is CAD? Current account deficit. Higher oil prices, higher import bill, wider CAD. और जब जो आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है वो वाइडर होता है, तो इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं? हाई CAD वीकन्स रुपीस। ऑब्वियसली हमें डॉलर में पेमेंट करना होता है, और जितना ज़्यादा हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, डॉलर की वैल्यू कंपैरेटिवली उतनी होती जाएगी, और कंपैरेटिवली हमारे रुपये की वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस होता है, एक्सटर्नल जो अस्थिरता है वो हमें देखने को मिलती है इस वजह से। तो एक तो CAD करंट अकाउंट डेफिशिट की बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा जो है वो महंगाई की प्रॉब्लम आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन भी कौन सा? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? मतलब जो इंपोर्ट करते हैं उस वजह से अगर महंगाई, इन्फ्लेशन होता है, दैट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। दिस डायरेक्टली अफेक्ट CPI इन्फ्लेशन, RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरेस्ट रेट। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी एक अच्छा खासा फैक्टर है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, प्रेशर ऑन फॉरेक्स रिजर्व। अब हम जितना ज़्यादा ऑयल या मैं कहूँ फ्यूल कंज्यूम करेंगे, उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल हमें परचेज करना होगा। जितना ज़्यादा हम गोल्ड परचेज करेंगे तो गोल्ड भी हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। अप्रॉक्स 5 लाख करोड़ के आसपास पिछले साल हमने गोल्ड इंपोर्ट किया था। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो इस वजह से हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया पेज फॉर ऑयल इंपोर्ट्स इन डॉलर। अब देखिए, डॉलर में हमें पे करना पड़ता है, पहले से एक ही मैकेनिज्म बना हुआ है। हायर क्रूड प्राइस इंक्रीजेस डॉलर डिमांड, रुपी गिरता है, और फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारे वो भी डिक्लाइन होते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व के डिक्लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड इंपोर्ट्स, ओवरसीज टूरिज्म और लग्जरी इंपोर्ट्स। आप ओवरसीज टूरिज्म करने जाते हैं तो वहां पर आपको डॉलर चाहिए, बाकी करेंसीज चाहिए, तो इससे भी हमारा फॉरेन रिजर्व्स जो है वो कम होता है। और कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस पॉइंट से हमारे पीएम का एक ये भी सोच हो सकती है कि हम जो हमारा जो नेशनल टूरिज्म है या फिर जो हमारा स्वदेशी टूरिज्म है हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये एक बेहतर पॉइंट आप देख सकते हैं।
इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, SPR, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। SPR बेसिकली हम एक पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं और लगभग हर कंट्री को रखना चाहिए। अप्रॉक्स 90 डेज के आसपास का एक ये रिजर्व होता है, ताकि ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई ऐसी पैनिक की सिचुएशन हो तो 90 डेज तक सर्वाइवल हो सके। तो ये रिजर्व कहाँ कहाँ रखे जाते हैं देखिएगा। इंडिया मेंटेन इमरजेंसी क्रूड रिजर्व्स, विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर। यहाँ पे हम हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रखते हैं। पर्पस क्या है, अगर कोई ग्लोबल सप्लाई शॉक होता है या कुछ भी होता है तो उस समय हम सस्टेन कर सकें। बट द थिंग इज कि हमारे पास जितने दिन का रिजर्व होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है ना। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। वाई पीएम मोदी मेंशन वर्क फ्रॉम होम, हमारे पीएम ने वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों कहा, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा रीज़न है, वर्क फ्रॉम होम आप करेंगे तो अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचेंगे, अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचेंगे तो फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करिए, आप कार पुलिंग यूज़ करिए, मेट्रोज यूज़ करिए, ऐसा इन्होंने अपील किया। ऐसे नहीं कह रहे कि आप 100% वर्क फ्रॉम होम ही करिए, बट एक पॉइंट ये है कि आप जब ऑफिस जाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ठीक है, इसे डिमांड साइड मैनेजमेंट कहा जाता है। डिमांड साइज मैनेजमेंट, जब हम सर्विसेज के लिए हमारे पास जैसे फ्यूल चाहिए तो इसके लिए एक्सपेंसेस होते हैं, फ्यूल या क्रूड ऑयल लाना पड़ता है, तो इससे बेहतर है सप्लाई को बराबर करने से बेहतर है डिमांड को थोड़ा सा क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिमांड साइज मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है। Instead of increasing energy supply, government reduce demand, example carpooling, metro users, W work from home, है ना, वर्चुअल मीटिंग वगैरह आप ये करो तो इससे क्या होगा, फ्यूल की डिमांड कम होगी और इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी हमारी थोड़ी सी कम होगी, हमें फ्यूल कम इंपोर्ट करना होगा। जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है इस पॉइंट का, तो देखिएगा, इंडियाज वेस्ट एशिया डिपेंडेंसी, इंडिया डिपेंड्स हेविली ऑन वेस्ट एशिया फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। इन सभी चीज़ों के लिए, हम बहुत सी चीज़ों के लिए, और खासकर इसमें जो ऑयल इंपोर्ट है इसमें तो खासकर हम डिपेंडेंट हैं वेस्ट एशिया पे। तो अगर इस अपील से पब्लिक जवाब देती है, सही जवाब देती है और पब्लिक अपने कॉन्शियस से सोच कर सही काम करती है तो शायद कहीं ना कहीं हम वेस्ट एशिया पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल रिलेवेंस क्या है, पीएम अपील्स ऑल्सो अलाइंस विद सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स, क्लाइमेट कमिटमेंट्स, मिशन लाइफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेट जीरो टारगेट्स, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी हैं इसके, भाई आप फ्यूल कम कंज्यूम करेंगे। और फार्मर्स को भी इन्होंने अर्ज किया है कि आप इस तरीके से खेती करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका वो कम से कम रिलीज हो, फ्यूल कम से कम कंज्यूम हो, ऐसी एक अपील की है। तो इससे ऑब्वियसली हमारा जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखने को मिलता है। एनवायरमेंटल रेफरेंस को ध्यान रखिएगा और मिशन लाइफ को जरूर ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस परस्पेक्टिव देखते हैं। देखिए, वैसे तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट आपको फॉरेन ट्रिप्स करने से रोक दे या फिर गोल्ड परचेज करने से रोक दे या फिर आपको आपके व्हीकल्स यूज़ करने से रोक दे। बट गवर्नमेंट अपील कर सकती है, गवर्नमेंट अर्ज कर सकती है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, उन्होंने अपील की कि एज अ नेशन अगर हम एक साथ आते हैं, एज अ नेशन अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रुकना ही पड़ेगा या फिर आप गोल्ड परचेज ही नहीं कर सकते या फिर आप गोल्ड का कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकते। वो अगर कोई चीज़ लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो तो बात अलग है। बाकी गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे अर्ज कर सकती है लोगों को, अपील कर सकती है लोगों से ना। द गवर्नमेंट कैन नॉट लीगली फोर्स सिटीजन्स टू स्टॉप ट्रेवल, रिड्यूस फ्यूल यूज, हेंस इट इज यूज मॉरल परसुएशन। अभी एक नैतिक जिम्मेदारी मान लो हमारी, हम पे कोई एक प्रेशर नहीं है, हम हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, बट एक नैतिक जिम्मेदारी हो गई कि हाँ ठीक है, हमें एज ए नेशन अगर सोचना है तो ये चीज़ें हम करें, है ना। कोऑपरेटिव गवर्नेंस, पार्टिसिपेटिव सिटीजन्स एक्सेट्रा। हिस्टोरिकल पॉइंट्स देखते हैं, ऐसा पहले कब कब हुआ है या फिर इससे रिलेटेड कोई और हिस्टोरिकल पॉइंट्स हमारे पास हैं क्या। 1973 फर्स्ट ऑयल शॉक देखने को मिला था। 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, आप सबको पता है 1991-92 में जो रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद जो
ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, एलपीजी हम जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को मिला था। 2022 में जो रशिया यूक्रेन ऑयल शॉक हुआ था, भाई रशिया यूक्रेन का तो अभी भी खैर ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, बट 2022 में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला था। 2026 अभी जो रिसेंटली वेस्ट एशिया एनर्जी रिस्क आपको देखने को मिला। 1991 में ये इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स में से कई बार क्वेश्चन बन सकते हैं, तो रिफॉर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है टीचर्स का। एथनॉल पे बात चल रही है। अब एथनॉल क्या है? एथनॉल बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी है। पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिक्स किया जाएगा, मतलब 90% ऑफ पेट्रोल, 10% ऑफ एथेनॉल, 80% ऑफ पेट्रोल, 20% ऑफ एथेनॉल, जिससे क्या है हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को थोड़ा सा कम कर सकें। एथनॉल, इसको अभी यूज किया जा रहा है। एथनॉल इज अ अल्कोहल बेस्ड बायोफ्यूल, रिन्यूएबल फ्यूल है। कहाँ कहाँ से मिलता है? शुगर केन से, शुगर केन जूस से, डैमेज फूड ग्रेन से, मेज, राइस, एग्रीकल्चर, बायोमास वगैरह। ये बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल फ्यूल है ना। ये हम बार बार अगेन एंड अगेन इसको ले सकते हैं। इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो C2H5OH, ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरीके से बनता है, क्वेश्चन बन सकता है। एथेनॉल का फॉर्मूला, एथेनॉल के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है? तो एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब समझते हैं मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोलियम। जब हम पेट्रोलियम के साथ एथेनॉल को मिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज एथेनॉल ब्लेंडिंग। एग्जांपल E10, 10% एथेनॉल, 90% पेट्रोल। E20, 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल। इंडियाज करंट मेजर टारगेट इज 20% ब्लेंडिंग की, हम 20% तक एथेनॉल जो है वो मिक्स करें पेट्रोलियम के साथ। तो सोचिए अगर आप लीटर पेट्रोल लेते हैं तो उसमें 80% पेट्रोल होगा, 20% एथेनॉल होगा, तो 20% तो आपने कम से कम जो डिपेंडेंसी है वो कम की ही की है। क्लियर है? चलो अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमारे पास, और जो आप राइटिंग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं वो भी देखने को मिलेंगे। इंडिया स्ट्रेट पेट्रोलियम रिजर्व, स्ट्रेटेजिक, माफ कीजिएगा, नॉट स्ट्रेट, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स आर करंटली लोकेटेड एज विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पदोर या फिर जामनगर। आपको इसमें से एक ऑप्शन देखना है, तो 1 2 3 जहां मिले दैट इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टर्म इंडियन बास्केट क्रूड इज पब्लिश्ड बाय। अभी पढ़ा था, इंडियन बास्केट क्रूड जो है उसे कौन पब्लिश करता है? तो पीपीएसी। पीपीएसी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब राइटिंग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी ऑन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। Examine the geopolitical significance of West Asia for India's energy security. सो बेसिकली ये हमारा आज का नेशन टू नोट्स का एपिसोड था। हमने जो हमारे पीएम हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया या फिर उन्होंने जो अपील की, अर्ज किया लोगों को, उसे समझने की कोशिश की। डिपेंड्स ऑन यू, बट एक बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। बट द थिंग इज कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको बड़ा पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हम नेशन टू नोट्स के एपिसोड आपके लिए कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। उस दिन का जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा उस पर इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे, और वो मुद्दा आपके एग्ज़ाम के साथ कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेवेंस रखता है, क्या इम्पोर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, क्या वेटेज है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेंगे और फिर कुछ राइटिंग वाले क्वेश्चंस देख लेंगे। थैंक यू।